चलिए शुरू करते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसा विषय है जो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारी रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिस है उसमें रोज़ दर्दों को लेकर कोई ना कोई पेशेंट हमारे पास आता ही रहता है। तो आर्थराइटिस को स्टडी करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें डिवाइड की हैं जो आपको क्लिनिक में प्रैक्टिस के लिए आसान रहेगी कि कैसे यूज़ करना है। देखिए, हर चीज़ मटीरिया मेडिका और रेपर्टरी में पड़ी है, ये आप लोग जानते हो। तो फिर भी आप लोग क्लास लगा रहे हो तो उसका मीनिंग ये है कि मैं आपको ना वो चीज़ बताऊँगा कि उसको यूज़ कैसे करना है। आपके पास पिस्टल है, उसमें गोलियाँ डली हुई हैं और अब निशाना कैसे लगाना है तो आपके पास ऑलरेडी। उसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आज आपको बताऊँगा। तो हम लोग इस कोर्स को कैसे स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम कॉज़ को देखेंगे आर्थराइटिस की, फिर हम कंकॉमिटेंट्स को देखेंगे, फिर हम पैथोलॉजिकल देखेंगे, ठीक है? ये 3 चीज़ें हम पहले अच्छे से समझेंगे और उसके बाद जो हमारी दवाइयाँ हैं आर्थराइटिस के लिए, रूमेटिज़्म के लिए, उन दवाइयों के कन्फर्मेटरी सिम्पटम्स क्या हैं? कौन-सा ऐसा सिम्पटम है जो आपको उस दवाई में दिखाई दे तो आपने कुछ सोचना ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले से आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। आर्थराइटिस में अगर आपके पास पेशेंट आता है, उसके जॉइंट सूजे हुए हैं, डिफ़ॉर्मिटी भी ऐसे हो जाते हैं ना हाथ, तो अगर उनके हाथों की उँगलियाँ इस तरह से चमक रही हों, जैसे कि उसने तेल लगाया होता है। अब आपके दिमाग में जो प्रैक्टिशनर है, आपके पास दिमाग में आ गया होगा कि बहुत से पेशेंट आपने देखे होंगे कि रेड कलर की जो नोड्स हैं, वो चमक रही हों, ये कन्फर्मेटरी सिम्पटम है सेबाइना का, ठीक है? इस तरह मैं आपको बहुत सारी दवाइयों के कन्फर्मेटरी सिम्पटम्स बताऊँगा कि कौन से कन्फर्मेटरी सिम्पटम पर आपने कौन-सी दवाई को देना है और साथ में कौन-सी पोटेंसी को यूज़ करना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें जो आप मैनेजमेंट में यूज़ करोगे पेशेंट के लिए, वो भी बताऊँगा और कुछ दवाइयाँ आपने जो हमारी होम्योपैथी में ऑलरेडी हैं, उनको अच्छी क्वालिटी में आपने घर पे कैसे तैयार करना है, ये भी बताऊँगा और क्यों करना है तैयार, ये भी बताऊँगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉज़ से। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो आर्थराइटिस है, इसका जो सबसे ज़्यादा एग्रावेशन रहती है, वो ठंडक से रहती है। ठंडा वेदर जब होता है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स देयर आर सो मैनी रेमेडीज़ जो ठंडे से आर्थराइटिस में जिनको तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको 6 दवाइयाँ नोट कराऊँगा। आपको अभी नोट नहीं करना, आपने अभी सिर्फ़ सुन लेना है क्योंकि ये बाद में आप लेक्चर के बाद ना आप नोट्स बना लेना। एकोनाइट में जितनी तकलीफ़ें हैं, जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी तकलीफ़ बढ़ेगी। ब्राइनिया में भी सेम है, कास्टिकम में भी, कैलकेरिया फॉस में, एक मेडिसिन है इलेटेरियम, ई फॉर एलिफेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी आर्थराइटिस के लिए, आगे हम कन्फर्मेटरी सिम्पटम भी करेंगे। और एक है नक्स मॉस्केटा। अब कैलकेरिया फॉस में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, जो लोग बाइक चलाते हैं ना सर्दी में, तो ठंड लगने की वजह से गर्दन अकड़ जाती है। बाइक जो चलाते हैं, जब बाइक तेज़ चलाओ तो हवा लगती है गर्दन को और वो गर्दन अकड़ जाती है, तो ऐसे में हम कैलकेरिया फॉस जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पेशेंट आके बार-बार ये स्ट्रेस देकर बोलता है कि मुझे ठंड से दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, याद रखें आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग सिम्पटम नहीं होना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए कोई वो स्ट्रॉन्ग कंकॉमिटेंट बता रहा है और साथ में ठंड वाली बात बता रहा है, तो फिर आपने जो सिम्पटम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, उसके ऊपर दवाई देनी है। तो ठंड के लिए मैंने आपको 6 दवाइयाँ नोट करवाई हैं। आर्थराइटिस का एक कॉज़ होता है चोट लगने के बाद पेशेंट को
दर्दें शुरू हो जाती हैं। ठीक है? तो आप सबको पता है कि ए ग्रेड रेमेडी जो है वो आर्निका ही रहेगी हमारी। उसके बाद दूसरी रेमेडी है बेलिस पेरिनिस और तीसरी रेमेडी है लिथियम। जब मैं लिथियम बोलूँगा ना, तो आपने लिथियम का सारा ग्रुप ही दिमाग में ले आना है। मैं आगे आपको बताऊँगा लिथियम में क्या ख़ासियत है और कैसे यूज़ करनी है। अब इंजरीज़ 2 तरह की होती है, एक डीप इंजरी होती है जो इंटरनल मतलब बहुत गहरी लग जाती है। पेशेंट आके बोलता है कि बहुत गहरी चोट लगी है, अंदर तक चोट लगी है। तो जहाँ गहरी चोट लगी होती है ना, वहाँ आर्निका का रोल नहीं रहता। आर्निका जो है ये सुपरफिशियल है और वहाँ नील पड़ जाता है, कीमोसिस हो जाती है। लेकिन जब चोट गहरी होती है, तो दवाइयाँ हमारे पास 2 ही हैं, एक है बेलिस पेरिनिस और दूसरी है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया मेलहेम्स इसका पूरा नाम है दवाई का। इसको सप्तपर्णी बोलते हैं और सारे भारतवर्ष में इस प्लांट के ट्रीज़ सड़कों के किनारे प्लांट किए जाते हैं। आजकल इसका सीज़न है एरिस्टोलोकिया का। तो ये इंटरनल इंजरीज़ की दवाइयाँ हैं बेलिस पेरिनिस और एरिस्टोलोकिया सप्तपर्णी नहीं है, वो एलिस्टोनिया स्कोलेरिस है, वो भी मैं आगे आपको करवाऊँगा। एरिस्टोलोकिया भी हमारे भारतवर्ष का ही प्लांट है, यहाँ मिलता है। तो जहाँ इंटरनल इंजरी रहती है, वहाँ पे आपने बेलिस पेरिनिस और एरिस्टोलोकिया मेलहेम्स दवाई ये 2 इस्तेमाल करनी है। बेलिस पेरिनिस जो है ये पोटेंसी में और एरिस्टोलोकिया जो है इसका हम मदर टिंचर या लो पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं। अनदर कॉज जो होती है याद रखिए इस कोर्स में आर्थराइटिस, रूमेटिज्म और गाउट इन तीनों को हम इकट्ठा ही स्टडी करेंगे क्योंकि इनकी दवाइयाँ अलग नहीं हैं। किसी को इंजरी इस तरह की होती है जिसमें स्प्रेन हो जाता है। स्प्रेन समझते हो? खिंच जाता है मसल। या फिर किसी का काम ऐसा होता है कि उसको वज़न उठाना पड़ता है, जीवन भर उसने काम एक्सर्शन वाला किया है, तो अब उसको आर्थराइटिस हो गया, रूमेटिज्म हो गया। तो माय डियर जब कॉज़ जो है वो स्प्रेन या फिर ओवरलिफ्टिंग रहे, तब हमारे पास जो दवाइयाँ आती हैं वो आती हैं नंबर 1 पर प्रूनस स्पाइनोज़ा। अभी आप ना घबराइए नहीं, आपने कुछ दवाइयाँ सुनी नहीं हैं। मैं एक-एक दवाई आपको इतनी अच्छे से करवाऊँगा। ये सारी दवाइयाँ हमारे क्लिनिक पर यूज़ होती हैं। प्रूनस स्पाइनोज़ा, रूटा तो आपने सुनी होगी, स्प्रेन की बेस्ट रेमेडी है। स्ट्रोंशियम कार्ब भी आपने सुनी होगी। और इन 3 दवाइयों के साथ हम एक बैच फ्लावर यूज़ करते हैं ऑलिव। ठीक है? तो इंजरीज़ के बाद किस तरह की इंजरी है? डीप इंजरी है या सुपरफिशियल इंजरी है? ठीक है? और फिर वो इंजरी स्प्रेन तो नहीं है कहीं? अब इंजरी के भी आगे 1-2 चीज़ें और हैं वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि बोन के ऊपर इंजरी है, तो दवाई जो आपको पता है, मैं जो दवाइयाँ बहुत कॉमन है, वो नहीं बोलूँगा। बोन के ऊपर चोट लगी तो आपको पता है कि वो सिम्फाइटम और रूटा रहेगी, पेरियोस्टाइटिस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? टेंडन के ऊपर चोट लगी तो आपको पता है कि वो एनाकार्डियम हो जाएगी। और जो हमारा मुस्लिम भाईचारा है, तो वो लोग क्या करते हैं जब वो पूजा करते हैं, उनको पूजा के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है, तो वो घुटनों के बल बैठ के वो परफ़ॉर्म करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा करने से, घुटनों के बल बहुत बार-बार बैठने से घुटनों में ना दर्द शुरू हो जाती है। तो उसके लिए एक ही दवाई है, वो है स्टिक्टा। ठीक है? ये मैं आपको मतलब सीधा ही बता रहा हूँ, क्यों नीलिंग बार-बार घुटने टेकने से जो घुटने में दर्द शुरू हो जाती है, तो उस पे जो दवाई आती है वो स्टिक्टा आती है। आगे चलते हैं कॉजेज़ के ऊपर। आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है और होम्योपैथी में हम लोग मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जब भी इमोशनल कॉजेज़ की बात आती है,
तो इमोशनल कॉजेज़ किसी भी तरह की डिज़ीज़ को पैदा कर सकते हैं बॉडी में, ठीक है? तो अगर इमोशनल कॉजेज़ आर्थराइटिस पैदा करते हैं, तो हमारे पास ना वाटर किंगडम है, होम्योपैथी में वाटर किंगडम है। किसी को पता है वाटर किंगडम की कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं? कौन बताएगा? Sir, all fish remedies, snake. Sir, fish remedies, all sea animals. सर नहीं, सैनिकुला एक्वा। हाँ, सैनिकुला एक्वा ये सही जवाब है, वाटर किंगडम है। और Sir, aqua marina. ये भी वाटर किंगडम है, बहुत बढ़िया बात है। सॉल एक्वा। हमारी आर्थराइटिस के लिए जो वाटर किंगडम की दवाइयाँ हैं ना, उसमें नंबर 1 पे आती है गेटिसबर्ग वाटर। ये एक लेक है, उसका पानी है गेटिसबर्ग वाटर। और सैनिकुला एक्वा तो आपने बोल ही दिया है। एक और दवाई है, वो सेंट जॉर्ज कंपनी बनाती है। मैं आपको बता भी दूंगा कि दवाइयाँ मिलती कहाँ से हैं, आप ऐसे ढूंढते रहोगे। वो दवाई है एक्वा टेप्लिट्स। ये आप नोट कर लो स्पेलिंग, एक्वा टेप्लिट्स। टी फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट, पी फॉर पैरट, एल फॉर लायन, आई पर कोई जानवर नहीं होता, ऐसे आई लिख लो। टी फॉर टाइगर, जेड फॉर जेब्रा। एक्वा टेप्लिट्स, गेटिसबर्ग वाटर, सैनिकुला एक्वा। अगर आर्थराइटिस का पेशेंट बहुत इमोशनल है, तो आपने वाटर किंगडम की दवाइयों के बारे में सोचना है, भले ही ये दवाइयाँ आपको इंटरकरंट के रूप में क्यों ना देनी पड़े किसी दवाई के साथ साथ। लिखा है जो आर्थराइटिस की मोस्ट पॉपुलर दवाई है कॉल्चिकम गाउट की, उसके भीतर डॉक्टर क्लार्क लिखते हैं कॉजेशन में ग्रीफ। वेरी स्ट्रेंज थिंग, वेरी स्ट्रेंज थिंग कि एक ऐसी दवाई जो गठिए की, गाउट की एक्सेलेंट दवाई है, उसमें कॉज आ रही है ग्रीफ। ठीक है, तो ग्रीफ में कॉल्चिकम आएगी, इग्निशिया नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनना, प्रूनस स्पाइनोजा वो भी यहीं पे पड़ी है इमोशनल कॉजेज पे। अब मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, ये टिप आर्थराइटिस के लिए ही नहीं बल्कि आपके किसी भी पेशेंट में जिसको मानसिक तौर पर बहुत परेशानी हो रही है और वो सोच रहा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, जिसको निराशा चरम सीमा पर घेरे रहती है, जिसको एक्सट्रीम डिस्पेयर बोलते हैं, जिसके लिए आज तक हम सोराइनम के बारे में सोचते हैं। आप में से मुझे कोई मेंबर अगर ये बता पाए